हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 11th का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर मोशन इन अ प्लेन को कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि आप किस तरीके से साइन और कॉस लॉ जो है वो निकाल सकते हैं, यानी साइन और कोसाइन लॉ जो है हमने वेक्टर के लिए पढ़े थे। उसके साथ साथ हमने वेक्टर के से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे। आज हम आगे के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो आज का आपका पहला प्रश्न है, रेन इज फॉलिंग वर्टिकल, यानी जो बारिश है वो नीचे की ओर क्या कर रही है, गिर रही है। नीचे पूर्वाधार नीचे की ओर गिर रही है और उस की जो चाल है वो 35 मीटर प्रति सेकंड है। Wind starts blowing after some time with a speed of 12 मीटर पर सेकंड। और फिर क्या हुआ, कुछ समय बाद हवा चलने लगी और हवा की जो चाल थी वो 12 मीटर प्रति सेकंड थी। और किधर से किधर थी, ईस्ट टू वेस्ट। ठीक, ईस्ट से वेस्ट की ओर। ठीक, यानी पूरब से पश्चिम की ओर। In which direction should a boy waiting at a bus stop hold his umbrella? आपसे पूछा गया है कि एक लड़का है वो बस स्टैंड पे खड़ा है। अब बारिश पड़ रही है सीधे, ठीक, और फिर हवा चली, तो उस बच्चे को किस डायरेक्शन में अम्ब्रेला को होल्ड करना चाहिए, किस डायरेक्शन में अम्ब्रेला को झुकाना चाहिए ताकि वो बारिश से बच सके। किसी दिन वर्षा 35 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर हो रही है। कुछ देर बाद हवा 12 मीटर प्रति सेकंड की चाल से पूर्व से पश्चिम की ओर चलने लगी। बस स्टॉप पर खड़े किसी लड़के को अपना छाता किस दिशा में करना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले हम डायरेक्शंस की बात करते हैं, दिशाओं की बात करते हैं। जब भी हम दिशा की बात करते हैं, आप जानते हैं इस तरीके से हम लेते हैं, ये आपकी नॉर्थ डायरेक्शन यानी उत्तरी दिशा या उत्तर, ये आपकी साउथ डायरेक्शन यानी दक्षिण दिशा, ये है आपकी वेस्ट पश्चिम दिशा, ये है आपकी ईस्ट पूर्व दिशा। ठीक है, पूर्व, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ठीक, ये आपको दिशाएं दी गई है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि बारिश नीचे गिर रही है, बिल्कुल सीधा नीचे गिर रही है। यानी अगर हम बारिश की बात करें तो बारिश आपकी कुछ इस तरीके से नीचे गिर रही है, नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन। ठीक, बारिश गिर रही है। अब अगर हम बारिश की बात करें, रेन की बात करें, तो रेन का यानी बारिश का आपको जो है स्पीड दी गई, तो वी आर ले लेते हैं। कितनी है, वी आर कितनी है आपकी 35 मीटर प्रति सेकंड। अब आपसे क्या कहा गया है, बारिश तो सीधे नीचे की ओर गिर रही है, लेकिन फिर हवा चलने लगी। हवा पूरब से पश्चिम की ओर चली, यानी ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में गई। यानी ईस्ट से वेस्ट यानी इस तरफ आपकी विंड यानी हवा चल रही है और इसकी जो चाल है वो 12 मीटर प्रति सेकंड, इसे हम ओ मान लेते हैं। ठीक, अब आपसे पूछा गया है कि जो बच्चा है, जो लड़का है, वो बस स्टॉप पे खड़ा है, बारिश आ रही है, हवा चल रही है, तो उसे छाते को किस दिशा में पकड़ना चाहिए या किस कोण में पकड़ना चाहिए ताकि वो बारिश से बच सके। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि बारिश तो सीधे गिर रही थी, लेकिन थोड़ी देर बाद हवा चलने लगी। तो ऑब्वियसली बात है, जो हवा चलने लगी, हवा की दिशा में बारिश में भी कुछ परिवर्तन आएगा, उसकी दिशा में, उसकी डायरेक्शन में भी परिवर्तन आएगा। अब यहाँ पे हमने माना कि जो बारिश है नीचे गिर रही है, हवा इस तरफ चल रही है, तो दोनों के कॉम्बिनेशन से, दोनों के संयोजन से जो बारिश की दिशा होगी उसमें परिवर्तन आएगा। हम उसे रिजल्टेंट मान लेते हैं यानी आर। ठीक है, और आप जानते हैं दोनों तो आपस में 90 डिग्री का कोण। ठीक, अब हमें यहाँ पे रिजल्टेंट निकालना है ताकि हम
वी आर और वी डब्ल्यू के कारण जो बारिश की दिशा हो रही है उसको हम निकाल। ठीक, तो सबसे पहले आप लिखेंगे स्पीड ऑफ रेन फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स, यानी वी आर। क्या कहा गया है? ऊर्ध्वाधर ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरने वाली वर्षा की चाल, यानी वी आर कितना दिया गया है आपको? वी आर दिया गया है आपको 35 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, इसे हमने वी आर माना। ठीक, इसे आप नोट कर लीजिए पहले। अब हम बात करते हैं हवा की स्पीड। ठीक है, तो आप लिखेंगे हवा की चाल, यानी वी डब्ल्यू स्पीड ऑफ एयर कितना है? स्पीड ऑफ एयर कितना है? 12 मीटर प्रति सेकंड। तो इनका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? R इक्वल्स टू अंडर द रूट वी आर का स्क्वायर प्लस वी डब्ल्यू का स्क्वायर। अब यहाँ पे आप आर निकालेंगे तो यहाँ पे से मैग्नीट्यूड निकल जाएगा, यानी बारिश का जो मैग्नीट्यूड है, यानी जो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड है वो आ जाएगा, परिमाण आ जाएगा। ठीक, तो वी आर कितना है आपका? 35, और ये है आपका बार। ठीक, इसे आप सॉल्व करेंगे, नोट करिए इतना। अब 35 का आप स्क्वायर करेंगे, तो ये हो गया 1225 प्लस, अब 12 का स्क्वायर करेंगे, तो ये हो गया 144। ऐड करेंगे इसे, ठीक है। तो ये जो है आज अंडर द रूट 1369 1369, तो ये आपका ये जो है आपका जो रूट है वो किसका है? 37 का, यानी 37 का। तो यहाँ पे आपका जो है 37 मीटर प्रति सेकेंड जो है आपकी जो है चाल आ गई है किसकी? रिजल्टेंट। रिजल्टेंट का मतलब क्या हुआ? बारिश ऐसे पड़ रही थी थोड़ी देर बाद, हवा तो हवा आई इस तरीके से, तो आपको पता है बारिश थोड़ा सा मुड़ जाएगी, दोनों के कॉम्बिनेशन से थोड़ा सा छुप जाएगी, तो वही आपका रिजल्टेंट है। तो उसका मान आपका क्या आ गया है? 37, यानी बारिश की जो स्पीड हो जाएगी, चाल हो जाएगी, वो 37 मीटर प्रति सेकेंड यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास अभी मैग्नीट्यूड आ गया है, इसका परिमाण आ गया है। ठीक, अब हम इसके क्या निकालेंगे? इसके बाद हम दिशा निकालेंगे। पहले आप इसे नोट कीजिए। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। अब हम यहाँ पे डायरेक्शन यानी दिशा निकालें। ठीक है, तो डायरेक्शन यानी दिशा, इसे आप जो है यहाँ पे जो होगा दिशा, आप थीटा से दिशा दर्शाएंगे। तो यहाँ पे हम टेन थीटा निकाल के क्या कर सकते हैं? हम यहाँ पे थीटा का मान निकाल सकते हैं। ठीक, अब टेन थीटा की बात करें
ये आपका थीटा। तो यहाँ पे अगर टेन थीटा की बात करें, टेन थीटा, तो टेन थीटा कितना होगा? ठीक है, P अपॉन बी, P यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर आपका इसके लिए कौन सा होगा? ये इसके बराबर होगा, तो ये वेक्टर आपका क्या होगा? परपेंडिकुलर, बेस आपका ये होगा। तो ये हो गया आपका 12। ठीक है, तो टेन थीटा हो गया 12 अपॉन 30। ठीक, तो ये आएगा। तो आप लिखेंगे टेन थीटा बराबर बी डब्ल्यू अपॉन बी आर, यानी 12 अपॉन 30। ठीक है, ये आएगा आपका। ठीक, यानी टेन थीटा आ गया है 12/35। सॉल्व करेंगे। तो ये आ गया आपका tan थीटा बराबर आ गया 0.34। ठीक, यानी थीटा का मान निकालना, तो थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 0.34। ठीक, ये आपका थीटा का मान आ गया है। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे टेन टेबल से आप इसे निकाल सकते हैं। तो आपकी जो यहाँ पे वैल्यू आएगी वो जो आएगी वो आएगी थीटा बराबर 19 डिग्री। तो थीटा का मान या जो आपके बारिश की दिशा है वो 19 डिग्री आएगी, यानी इस दिशा में उस व्यक्ति को या उस लड़के को, छाते को जो है रखना चाहिए ताकि वो बारिश से बच सके। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा, नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, जो है आपका रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, यानी सदिशों का वियोजन। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम एक सदिश को अलग अलग उसके कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हैं। अभी तक हमने क्या बात करी कि सदिश की दिशा के अकॉर्डिंग, जैसे हमने देखा था जो सदिश है, दो सदिश हमारे पास है या दो से ज्यादा सदिश हैं, तो किस तरीके से हम अलग अलग लॉ के माध्यम से उनका एक रिजल्टेंट सदिश निकाल सकते। यानी हमने क्या किया, डिफरेंट अलग अलग जो आपके सदिश थे उनके एक साथ जोड़ के यहाँ पे दर्शा, या उनको कंबाइन करके दर्शा। यहाँ पे हम एक सदिश को आपस में तोड़े। तो अगर हम रेजोल्यूशन या वियोजन की बात करें, तो वियोजन यही प्रक्रिया है जिसमें हम क्या करते हैं, एक जो वेक्टर है, एक जो सदिश है, उसको हम दो या दो से अधिक सदिशों में तोड़ते हैं, और कुछ इस तरीके से तोड़ते हैं कि मिलकर वो सदिश उसी चीज को या उसी इफेक्ट को प्रोड्यूस करे जो कि एक सिंगल वेक्टर प्रोड्यूस कर रहा है, इकलौता वेक्टर प्रोड्यूस कर रहा है। अब हम क्या करते हैं, जब उस सदिश को बाकी सदिशों में तोड़ते हैं, तो उन सदिशों को जो हमें तोड़ के मिले हैं उन्हें हम कंपोनेंट वेक्टर्स कहते हैं। ठीक, जैसे कि हम यहाँ पे दे सकते हैं उदाहरण। ठीक, मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर है आर, वेक्टर आर, ये है आपका ए बी, ए सी क्या है आपका वेक्टर आर है। अब हमने क्या किया, इस वेक्टर को दो अलग अलग कंपोनेंट्स में तोड़ा है। मान लीजिए हमने इसे ए बी और बी सी में तोड़ा है। ए बी मान लीजिए पी है, वेक्टर पी, और बी सी है वेक्टर। तो यहाँ पे क्या होगा, इस आर को हमने इन दोनों में तोड़ा। आपने ये डायग्राम जो है आपने ट्रायंगल लॉ में भी पढ़ा है, तो उसी तरीके का यहाँ हमने रिजल्टेंट लिया है, रिजल्टेंट को दो वेक्टर्स में तोड़ा, पी और क्यू, और ये दोनों वेक्टर एक साथ मिलके आर का इफेक्ट दे। ठीक है, तो अगर हम बात करें पी और क्यू की, तो वो क्या है, रेजोल्यूशन वेक्टर है, और या आप कह सकते कंपोनेंट्स है आर के कंपोनेंट। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। It is a process of splitting a single vector into two or more vector in different direction. क्या कहा गया है, यह गया है कि ये एक प्रक्रिया होती है जिसमें एक वेक्टर को हम दो या दो से अधिक वेक्टरों में तोड़ते हैं, जो कि
अलग अलग दिशाओं में होते हैं, which together produce same effect as produced by a single vector alone। और ये सारे के सारे वेक्टर या सदिश एक साथ वही प्रभाव उत्पन्न करते हैं जो एक सिंगल वेक्टर करता है, एक लौता वेक्टर करता है। The vector into which the given single vector is splitted are called component vector। अब क्या कहा गया है कि वह सदिश जिसमें एक सिंगल वेक्टर को हम तोड़ते हैं उसे उसके कंपोनेंट वेक्टर कहा जाता है। यहाँ एक एकल वेक्टर को अलग अलग दिशाओं में दो या दो से अधिक वेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया है जो एक साथ मिलकर वही प्रभाव उत्पन्न करती है जो अकेले वेक्टर द्वारा उत्पन्न होता है। वे सदिश जिनमें दिए गए एकल सदिश को विभाजित किया जाता है घटक सदिश कहलाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है इस केस में P और Q क्या है, घटक सदिश है किसके, ठीक है, नोट करेंगे इसे। अब इसके हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे अभी हमने बात की कि मान लीजिए हमारे पास वेक्टर है, ठीक है, दो वेक्टर है ए बी और बी सी, जो कि क्या है, ए सी वेक्टर का क्या है, घटक सदिश है या कंपोनेंट वेक्टर। इसे मान लीजिए आप आर है, ये है आपका पी, ये है आपका क्यू। तो यहाँ पे इस डायग्राम से पता चलता है कि आर जो है वो बराबर होता है पी प्लस, ठीक है। तो ये आपका एक उदाहरण है। इसी तरीके से और भी उदाहरण है, जैसे कि मान लीजिए एक सदिश ये है, एक सदिश ये है, ये मान लीजिए ए है, ये बी है, ठीक है, और ये आपका एक्स है, ये वाई है और ये जेड है और ये आपका है वेक्टर वाई। ये आपका आर या रिजल्टेंट को दिखा रहा है। तो यहाँ पे ये जो आपका डायग्राम है, ये आर क्या है, आपका वेक्टर है। इसको हमने वेक्टर ए और वेक्टर बी में तोड़ा है। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है, यहाँ पे आपके कॉम्पोनेंट वेक्टर है। वेक्टर ए वेक्टर बी आपके कॉम्पोनेंट वेक्टर है। तो यहाँ पे आर जो है बराबर है ए प्लस बी, ठीक। इसी तरीके से मान लीजिए दो वेक्टर है, तो इनका रिजल्टेंट हो गया ये, ठीक। और यहाँ पे जो ये आपका रिजल्टेंट है आर मान लीजिए, तो ये होगा आर बराबर एम प्लस, तो एम और एल क्या हो गए यहाँ पे, कॉम्पोनेंट वेक्टर। पी क्यू क्या हो गए, कॉम्पोनेंट वेक्टर। ए बी क्या हो गए, कॉम्पोनेंट वेक्टर। और आर आपका रिजल्टेंट वेक्टर यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपके, आप इसे नोट करें। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो आपका अगला टॉपिक है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इन अ प्लेन, यानी एक जो है तल पर हम यहाँ पे जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है उनकी बात। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के पहले हम कॉन्सेप्ट को जानते हैं कि आखिर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या है। अभी तक हमने जितने भी वेक्टर देखे हैं वो कुछ इस तरीके से थे। मान लीजिए ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, ये इसका रिजल्टेंट है, दोनों के बीच में एंगल थीटा, ठीक। मान लीजिए या एक वेक्टर ऐसे है, एक वेक्टर ऐसे है, इनके बीच में एंगल थीटा। लेकिन जब हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की बात करते हैं तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में क्या होते हैं, जो कंपोनेंट वेक्टर्स होते हैं उनके बीच में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है, यानी ये दोनों आपस में लंबवत। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि आप किस तरीके से एक वेक्टर को रेक्टेंगुलर वेक्टर में स्प्लिट कर, एक वेक्टर को एक रेक्टेंगुलर वेक्टर में स्प्लिट कर। सबसे पहले हम मान लेते हैं हमारे पास एक वेक्टर है ए, ठीक। अब हम इसे क्या करते हैं, रेक्टेंगुलर वेक्टर में हम स्प्लिट करते हैं और आप जानते हैं कि जो उसके कंपोनेंट्स होंगे वो कुछ इस तरीके से होंगे कि वो मिलकर यही इफेक्ट प्रोड्यूस करें। तो हमने इसे तोड़ा यहाँ पे और यहाँ पे, ये है y अक्ष,
ये है एक्स अक्ष। ठीक, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये आपका वाई अक्ष हो गया, सॉरी एक्स अक्ष हो गया, ये आपका वाई अक्ष हो गया और ये आपका ए। अगर हम इसे एक्स अक्ष की तरफ हम इसकी कंपोनेंट लेते हैं, इसे आप ए एक्स बोलेंगे, और वाई अक्ष की तरफ अगर आप एक कंपोनेंट लेते हैं तो इसे आप ए वाई बोलेंगे। ठीक, इस तरीके से हम इसका नाम दे देते हैं किसके अकॉर्डिंग, एक्सिस या अक्ष के। दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण है, ठीक है, और दोनों एक्स और वाई एक्सिस में लाई कर। अब हम मान लेते हैं ये एंगल क्या है आपका थीटा। तो अभी हमने इसे ए एक्स और ए वाई माना है। अब हम इसे देखेंगे कि आप इसे इन कंपोनेंट्स को साइन और कॉस में कैसे तोड़ सकते हैं। अगर हम बात करें इस ट्राइंगल, नाम दे देते हैं पी हो गया, क्यू हो गया, आर, ठीक, और हमने एंगल क्या दिया है, जो रिजल्टेंट है आपका या जो ए है, जो वेक्टर है जिसे तोड़ा गया है, वो एक्स अक्ष से हमने थीटा डिग्री पे देखा है, इंक्लाइन दिया, इंक्लिनेशन उसका थीटा है। ठीक, अब हम यहाँ पे बात करते हैं कॉस और साइन कंपोनेंट में आप इसे किस तरीके से ब्रेक करते हैं, किस तरीके से लिखते हैं। ठीक, अब हम लेंगे ट्राइंगल ओ आर। तो आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ओ आर क्यू या आर ओ क्यू, इन ट्राइंगल आर ओ क्यू। सबसे पहले हम यहाँ पे साइन कंपोनेंट निकालने की कोशिश करें, तो साइन, साइन। अब अगर हम आर क्यू की बात करें तो वो पी ओ के पैरेलल है, समानांतर है, तो हम इस वेक्टर को दोनों एक ही मानेंगे, यानी ये भी आपका क्या है ए वाई और बेस आपका ए एक्स है। ठीक, अब साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है इसमें आर, हाइपोटेन्यूज कितना है आर। ठीक, वैल्यू रखेंगे तो आएगा साइन थीटा बराबर आर क्यू कितना है ए वाई, आर क्यू कितना है ए वाई, आर ओ कितना है आर ओ अपॉन। अब इसे आप इधर ले जा लीजिए तो आपके पास आएगा ए साइन थीटा बराबर ए वाई, या हम लिख सकते हैं ए वाई बराबर ए साइन थीटा। तो ये आपका आ गया साइन कंपोनेंट। कौन सा है साइन कंपोनेंट, ए वाई। ठीक, तो ये ए वाई का जो मान होगा वो बराबर होगा आपका ए साइन थीटा। ठीक है, तो साइन कंपोनेंट कौन सा है ए वाई है। किस केस में, जब आपका रिजल्टेंट का जो बेस है या एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बने। ठीक है, इसको आप नोट करेंगे। अब इसी तरीके से हम इसी ट्राइंगल में कॉस कंपोनेंट निकालें, तो आप लिखेंगे इन ट्राइंगल आर ओ क्यू, आर ओ क्यू, कॉस थीटा की अगर बात की जाए बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। बेस कौन सा है इसमें, बेस है ये एक्स, हाइपोटेन्यूज ए, तो एक्स अपॉन ए, यानी हम लिख सकते हैं कि कॉस थीटा बराबर एक्स अपॉन ए या एक्स इक्वल्स टू ए कॉस थीटा। ठीक, तो ये क्या हो गया, ये आपका कॉस कंपोनेंट हो गया, जो कि एक्स एक्सिस पे जो कंपोनेंट है उसके द्वारा दर्शाया गया। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपका जो वेक्टर है वो बेस के साथ या एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाता है, तो यहाँ पे जो आपका परपेंडिकुलर कंपोनेंट है या जो वाई एक्सिस पे कंपोनेंट है वो साइन कंपोनेंट को दर्शाता है, और जो बेस वाला है वो कॉस कंपोनेंट को दर्शाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आप इसे नोट करेंगे। तो बच्चों, आज हमने जो है ये जाना कि आप वेक्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ हमने
कंपोनेंट ऑफ वेक्टर के कॉन्सेप्ट को जाना, जहां पर हमने देखा कि किस तरीके से दो या दो से ज्यादा वेक्टर एक सिंगल वेक्टर का इफेक्ट क्रिएट करते हैं, या आप एक सिंगल वेक्टर को दो या दो से अधिक वेक्टर्स में स्प्लिट कर सकते हैं। इसके बाद हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का टर्म पढ़ा, जिसमें हमें ये पता चला कि अगर आपके दो कंपोनेंट वेक्टर आपस में 90 डिग्री का कोण बना रहे हो तो वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहलाता है। और उस केस में आप साइन और कॉस कंपोनेंट कैसे निकालेंगे ये भी हमने जाना। नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ पे जो है एंगल को चेंज करके कॉस और साइन कंपोनेंट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जो आपका टॉपिक है उसमें निकालना सीखेंगे। साथ ही साथ इस कॉन्सेप्ट में रिजल्टेंट आपका किस तरीके से निकलेगा, रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होगा, वो भी हम डिराइव करेंगे। तो जितना आज आपको पढ़ाया गया है इसे आपको रिवाइज करना है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस